हेलो, दिस इज दीक्षा नामदेव। वेलकम टू न्यूट्रिशन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है डाइस यानी कि पासा की त्रिविमीय आकृति होती है। ये क्यूब के शेप का होता है जिसमें 1 से लेके 6 तक के अंक लिखे हुए होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से पासा होता है। यह एक 3 डायमेंशनल शेप है, लेकिन जब हम इसको यहाँ इस तरह से पेज पर बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें इसके जो 3 सतह हैं वही दिख रहे हैं और जो बाकी के बैक साइड में इसके 3 सतह है वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हैं। ये होता तो इस तरह से रियल क्यूब की तरह ही है, आप लोग ये डायग्राम से समझ सकते हैं। लेकिन जब हम इसे किसी पेपर पे प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम इसके जो 2 डायमेंशनल इसका रूप है उसी को देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं डाइस से रिलेटेड जो पॉइंट्स है हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 6 समान वर्ग सतह होती है जिसमें 2-2 सतह एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो हमारे पास एक डाइस है या एक क्यूब है तो ये जो सतह है एक दूसरे के आमने सामने होती है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। आप लोग समझ सकते हैं जैसे ये ऊपर वाली सतह है ये सबसे नीचे वाली सतह के अपोजिट है, ऐसे ही जो सामने वाला है ये पीछे वाले के अपोजिट और यहाँ जो साइड वाला है वो इस साइड वाले के अपोजिट होगा। इस तरह से जो 6 सतह है एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि घन जो होता है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है, यानी कि जो डाइस है उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। हमें पता है जो क्यूब होता है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सभी बराबर होते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू लेंथ। नेक्स्ट हमारे पास है कि कुल इसमें 12 किनारे होते हैं। किनारे का मतलब होता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं एजेस की, यानी कि इस तरह से आप लोग ध्यान रखें। ये कोई हमारे पास क्यूब है तो इसमें टोटल यदि हम काउंट करते हैं कि कितने किनारे हैं तो 1 2 3 4, इस तरह से यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, इस तरह से हमें यहाँ पर टोटल कितने एजेस हो गए 12। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि इसमें कुल 8 कोने होते हैं। इसी में हम यहाँ काउंट कर लेते हैं 8 कोने, 1 2 3 4 और ऐसे यहाँ नीचे साइड 5 6 7 और 8। चलिए आगे हमारे पास पॉइंट है, आप लोग याद रखें जो कोने हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉर्नर्स कहते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि किसी भी सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब हमने बना रखा है, इसमें ये जो एक सतह है इसके 4 पड़ोसी सतह होंगे, यानी कि एक ये पार्ट हो गया, एक इसके जस्ट यहाँ पे पीछे रहा होगा और एक यहाँ पे। इस क्यूब में देख सकते हैं 6 सतह को हमने नाम दे दिया है। सबसे ऊपर की सतह को नाम दिया है 1, सबसे नीचे की जो है उसको नाम दिया है 4, इसके बाद जो राइट साइड है उसको 3 और जो लेफ्ट साइड है उसको दे दिया है 5। जो फ्रंट है उसको दिया है नाम 6 और जो बैक साइड है उसको हमने नाम दिया है 2। हमें पता है कि टोटल कितनी सतह होती है, टोटल सरफेस होते हैं 6। चलिए अब हम लास्ट पॉइंट को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि किसी एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर की सतह को हमने नाम दिया है 1, तो इसके 4 पड़ोसी सतह हो जाएंगे। 1 के पड़ोसी सतह हो जाएगा हमारे पास फ्रंट वाला और बैक वाला, यानी कि 6 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा। और इस तरह से जो हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं यानी कि 5 एंड 3 ये भी हो जाएंगे। इसी तरह से यदि हम 3 की बात करते हैं, जो हमारे पास सबसे ऊपर वाली सतह और सबसे नीचे वाली सतह है वह हो जाएंगे, यानी कि 1 भी हो जाएगा और जो हमारे पास है 4 वो भी हो जाएगा। इस तरह से फ्रंट और बैक वाला यानी कि 6 एंड 2 भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सतह के पड़ोसी सतह की बात की गई है तो उसका जो अपोजिट वाला है उसे छोड़कर बाकी के जो 4 बचते हैं वो सभी उसके पड़ोसी सतह होते हैं। जब हम आगे वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बता देती हूँ कि जो डाइस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है हमारे पास नॉर्मल डाइस। चलिए हम समझ लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और नॉर्मल डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है मानक पासा और जो हमारे पास नॉर्मल डाइस है इसका मतलब होता है साधारण पासा। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है आप लोग समझ लीजिए। जो डाइस है सेम ही रहते हैं, दिखने में हमको सेम ही दिखते हैं, यानी कि जैसे 6 यहाँ पे सरफेस इसमें होते हैं वैसे ही 6 यहाँ पर सरफेस होते हैं। नॉर्मली जो हमने जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स की बात की सारे पॉइंट्स दोनों तरह के डाइस में लागू होते हैं। लेकिन जो मानक पासा होता है उसमें क्या होता है कि अपोजिट जो सतह होती हैं उनका योग हमेशा साथ रहता है। आप लोग ऐसे ध्यान रखें, जो भी अपोजिट साइड्स होती हैं उनका योग हमेशा
7 रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो पड़ोसी सतह हैं, ये पार्श्व सतह हैं, जिसे हम कह सकते हैं एडजेंट सरफेसेस या साइड्स, उनका कभी भी जो योग है वो 7 नहीं हो सकता है। जबकि नॉर्मल डाइस जो है उसमें जो पार्श्व सतह होती हैं यानी कि जो एडजेंट सरफेस होते हैं उनका योग 7 हो सकता है। ये आप लोग ध्यान रखें। अपोजिट साइड्स का या अपोजिट सरफेस का जो सम है वो कभी भी 7 नहीं होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त पासे में 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। हमें पता है कि किसी भी पासे में 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स लिखे हुए होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में एक ही पासा हमें दिया हुआ है, तो जब एक पासा दिया हुआ होता है क्वेश्चन में तो हमें सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉर्मल डाइस है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जब हम किन्हीं भी दो पार्श्व सतह यानी कि जुड़ी हुई सतह का योग करके देखेंगे तो क्या हमें 7 मिल रहा है। तो जब हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 मिल रहा है। इस तरह 2 और 6 को जोड़ने पर हमें 8 मिल रहा है और 6 और 3 को जोड़ने पर 9 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 कहीं पर भी पार्श्व सतहों का योग नहीं आ रहा। और जब जो एडजेंट जो सरफेस होते हैं उनका सम 7 नहीं आता है, इसका मतलब ये होता है कि यह एक स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि इनका जो अपोजिट जो सरफेस है उनका योग क्या होगा, 7 होगा। यानी कि जब हम 6 को देखेंगे 7 कैसे आएगा, तो इसके अपोजिट सतह पे 1 रहा होगा इस तरह से, और जो 3 है इसके अपोजिट में रहा होगा 4, और जो 2 है इसके अपोजिट में रहा होगा हमारे पास 5। तो यहाँ से आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि ये एक क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका योग 7 होता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत हमारे पास हो जाएगा 1। आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मली 7 में से क्या कर देंगे, हम जब 6 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1। ऐसे 7 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमें इसका अपोजिट जो सरफेस है वो मिल जाएगा, वो हो जाएगा 4। और इसी तरह से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5, यानी कि 2 जो है उसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 5 होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत या अपोजिट साइड पर कौन सा अंक होगा। चलिए अब हम सबसे पहले वही एक पासा दिया हुआ है तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि यह एक स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है। जब हम सम करके देखेंगे तो 4 और 1 हो रहा है 5, 1 और 3 हो रहा है हमारे पास 4, और 3 और 4 हो रहा है 7। अब यहाँ पे जो दो साइड्स हैं यानी कि जो दो जुड़ी हुई सतह हैं, एडजेंट सरफेस हैं, इनका सम क्या आ गया, हमारे पास 7 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नॉर्मल डाइस है। ये जो नॉर्मल डाइस होता है उनमें अपोजिट साइड्स का सम 7 नहीं होता है। चलिए इसका मतलब ये हुआ कि 3 है जो, इसके विपरीत में जो भी हमारे पास अंक बचे हुए हैं, यानी कि 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और साथ ही साथ 2 भी हो सकता है। तो इस तरह से 3 के विपरीत पर कौन सा अंक होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि या तो 2 या तो 5 या तो 6 होगा। आई होप आपको स्टैंडर्ड डाइस और जो हमारे पास नॉर्मल डाइस है दोनों में अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं 2 डाइस जब यदि क्वेश्चन में आए हो तो उन्हें हमें किस तरह से सॉल्व करना है। पासे वाले क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं, जैसे जब दोनों पासे पर के 2 सतहों पर समान अंक लिखे हों। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डाइस बने हुए हैं और साथ ही साथ 2 सतहों पर समान अंक है, यानी कि 3 और 6 यहाँ पर भी है और 3 और 6 यहाँ इस सेकंड डाइस में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 6 से जुड़ी हुई एक सतह हो गई 2, और इस तरह ही 6 और 3 से जुड़ी हुई एक सतह हो गई 5, यानी कि 5 और जो 2 है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास कैसे पूछा जा सकता है कि जब दोनों पासे पर भिन्न भिन्न अंक लिखे हुए हों, यानी कि इस तरह से 3, 4 एंड 5 और यहाँ पे लिखा है 1, 6 एंड 3। तो इन तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो जो हमें सेम नंबर मिल रहा है उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। जैसे दोनों डाइस में हम देख सकते हैं हमें मिल रहा है 3, तो इन्हें हमें क्लॉकवाइज जमाते जाना है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया है 3, इसका जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, देन हमारे पास आ जाएगा 4। ऐसे यहाँ पे भी हम क्लॉकवाइज सीखेंगे, सेम नंबर को उसी नंबर के नीचे लिख देंगे, यानी कि 3। इसका जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 एंड देन हमारे पास आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि 5 6 के अपोजिट है और 4 जो है वो 1 के अपोजिट है। हमें पता है 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स लिखे हुए होते हैं, तो एक नंबर बच रहा है हमारे पास 2, तो वो किसके अपोजिट हो जाएगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा।
इसी तरह लास्ट एक टाइप और है जब दो पासे साथ दिए हो सकते हैं क्वेश्चन में कि जब समान अंक समान सतह पर ही हो, यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी साइड पे फ्रंट में हमें 3 दिया है और इस डाइस में भी हमें फ्रंट में ही 3 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 है वो 2 के अपोजिट हो जाएगा और जो 5 है वो 1 के अपोजिट हो जाएगा। जबकि जो फर्स्ट वाला टाइप था इसमें आपने देखा होगा कि सेम प्लेस पर ही सेम नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया था कि जो 2 है वो किसके अपोजिट था, 5 के अपोजिट हो गया था। अब हम 2 डाइस बेस्ड जो क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है। तो हम यहाँ देख सकते हैं दोनों डाइस में हमें 5 कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 6 और जो 6 है 2 नंबर से हमें सेम मिल रहा है। हम इनको क्लॉकवाइज जमा देते हैं। पहले फर्स्ट डाइस से जमाएंगे 6, इसके बाद जब क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो हमें मिलेगा 3 और फिर मिल जाएगा हमें 4। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट डाइस में भी हम जमा लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 6, इसके बाद क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो 2 और देन हमारे पास हो जाएगा 1। आप लोग समझ सकते हैं जो 4 है वो हो जाएगा 1 के अपोजिट और जो 1 है वो 4 के अपोजिट। इसी तरह से ये दोनों जो नंबर्स हैं 3 और 2 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब हमारे पास बच रहा है 5, यानी कि जो 5 है वो किसके अपोजिट हो जाएगा, 6 के अपोजिट होगा। यानी कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि वह संख्या कौन सी है, तो वो है 6। अब देख सकते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि बाएं वाले घन के नीचे वाली सतह पर कितने बिंदु हैं। आप लोग ध्यान रखें, इस तरह से नंबर्स भी दिए हो सकते हैं, बिंदु भी दिए हो सकते हैं, साथ ही साथ कुछ नाम या फिर कुछ कलर्स के नाम या दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे दी हुई हो सकती हैं। चलिए देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स एक जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 बिंदु हैं, यहाँ पे भी 2 बिंदु हैं। हम बिंदुओं के हिसाब से जमा लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 बिंदु हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे फिर 4 बिंदु हैं और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 3 बिंदु दिख रहे हैं। ऐसे यहाँ पे हम जमाते हैं 2 बिंदु, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है 1 बिंदु और फिर है यहाँ पे 5 पॉइंट्स। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बाएं वाले घन के नीचे वाली सतह पर कितने बिंदु हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास दायां और ये हमारे पास बायां। तो बाएं डाइस के नीचे पूछा गया है हमें, तो 2 बिंदु हमें यहाँ दिख रहे हैं, तो इसके नीचे कितने पॉइंट्स हैं हमें वह देखना है। आप लोग देख सकते हैं 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, इसी तरह 4 और 1 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है और ये जो 2 है, अब जो हमारे पास एक नंबर बच रहा है वो है 6, यानी कि जो 2 है उसके अपोजिट साइड पे, यानी कि यहाँ नीचे तरफ बाएं वाले घन के नीचे सतह पर टोटल कितने बिंदु हो जाएंगे, 6 बिंदु हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि 6 बिंदु। चलिए अब हम इसी तरह से और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बस क्वेश्चन है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 4, 3 एंड 1 लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे 3, 1 एंड 5 लिखा हुआ है। तो 3 एंड 1 के से जुड़ा हुआ साइड है 4, इसी तरह से 3 और 1 से जुड़ा हुआ साइड ही है 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 है वो 5 के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 4 के विपरीत 5 होगा। चलिए अब हम आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तीनों स्थितियों में बताएं कि कौन से अंक के विपरीत कौन सा अंक है, यानी कि कौन सा अंक किसके विपरीत है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। हम यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं, जो 4 है सभी जगह सेम हमें दिख रहा है, सबसे ऊपर साइड लिखा हुआ है यहाँ पे 2 एंड 3 है, यहाँ 1 एंड 2 एंड यहाँ लिखा हुआ है 3 एंड 6। तो आप लोग देख सकते हैं कि 4 और 2 है जो यहाँ उसके साइड में लिखा है 3 और इसी तरह से यहाँ पे भी 4 एंड 2 है जो उनके साइड में लिखा हुआ है 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है उसके अपोजिट में कौन सा साइड है, तो वो है 1। ऐसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास 4 एंड 3 है उसके साइड में लिखा हुआ है 6, ऐसे यहाँ पे 4 एंड 3 है उसके साइड में लिखा हुआ है 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 है और जो 2 है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अब हमारे पास जो लास्ट नंबर बच रहा है वो है 4 और उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा 5। इस तरह से जब 2 से ज़्यादा पासे दिए हुए हों तो हम उनकी हेल्प से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब ज़्यादा पासे दिए रहते हैं वो क्वेश्चन और भी ज़्यादा इजी होते चले जाते हैं। तो इस तरह से तीनों स्थितियों में हमने बताया किस अंक के विपरीत कौन सा है, तो 3 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत हो जाएगा 5। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता था कि तीनों स्थितियों में बताएं कि सबसे निचली वाली जो सतह है इस पर कौन सा अंक होगा। तो हम लोग बता सकते हैं कि तीनों ही जो हमारे पास डाइस हैं उन सभी में 4 के अपोजिट हमें बताना है। तो तीनों ही स्थितियों में नीचे तक की सतह पर क्या हो जाएगा 5 अंक होगा, यानी कि यहाँ पे भी 5 होगा, ये वाले डाइस में भी सबसे नीचे 5 होगा और ये वाले डाइस में भी सबसे नीचे क्या होगा 5 ही होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होनी चाहिए। हमें बताना है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3 और 1 से जुड़ी हुई सतह है 2, यहाँ पे 3 और 1 से जुड़ी हुई सतह है 5, यानी कि यहाँ पे जो 2 है और 5 है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं, जो
2 एंड 3 है उसके साइड में है 1, और ऐसे ही यहाँ पे 2 एंड 3 है जो उसके साइड में है 4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 एंड जो 1 है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब जो हमारे पास लास्ट नंबर बच गया वो है 3, और यहाँ बच गया 6। तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? 3 के विपरीत सतह पर होना चाहिए 6। ये हमारा आंसर होगा। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे 2 सतह से जुड़ी हुई एक सतह ये है, और इसी तरह से 2 सतह से जुड़ी हुई एक सतह होती है ये। हमें पता है कि किसी भी डाइस में एक सतह के 4 जो होते हैं वो पड़ोसी सतहें होती हैं, यानी कि एक सतह है उसके यहाँ और यहाँ एक सतह जुड़ी, इसी तरह से ऊपर और एक नीचे सतह जुड़ी हुई होती है। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे पास यदि किसी घन के विपरीत सतहों पर के अंकों का योग 7 है तो नीचे दिए गए चित्रों में से हमें बताना है कि कौन सा जो डाइस है वो बिल्कुल सही है। हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में वही बात की गई है कि विपरीत सतहों का अंकों का योग क्या है? 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 पार्श्व सतह होंगी यानी कि जो जुड़ी हुई सतह हैं उनका सम 7 नहीं आना चाहिए। चलिए हम चेक कर लेते हैं इन चारों डाइस में से ऐसा कौन सा डाइस है जिनके किन्हीं भी 2 साइड से जुड़े हुए सतह हैं उनका योग 7 नहीं है। देखते हैं यहाँ पे 5, 4 और 2 दिए है। जब हम इनको 5 को 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ सम आ रहा है 7। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक स्टैंडर्डाइज नहीं है। इसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ पे है 5, 4 और फिर 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो 4 और 3 पॉइंट्स को जब हम प्लस करके देखेंगे तो इनका सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह भी एक स्टैंडर्डाइज नहीं है। हमें बस ये देखना है कि विपरीत सतहों पर अंकों का योग 7 है, इसका मतलब स्टैंडर्डाइज हमें ढूंढना है। यहाँ देख लेते हैं, ऐसे यहाँ पे दिया है 5, 4 एंड 1। जब हम 5 में 4 को प्लस करते हैं तो 9, 4 में 1 को प्लस करेंगे तो 5, और ऐसे 5 और 1 हो रहा है 6। यहाँ पे किन्हीं भी 2 साइड्स का जो सम है वो 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यही क्या है? एक स्टैंडर्डाइज है। ऐसे हम जब लास्ट वाला चेक करेंगे तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 5 और 2 पॉइंट्स को जब हम प्लस करेंगे तो 7 पॉइंट्स आ रहे हैं। यानी हमारे पास नीचे एक घन की 4 स्थितियाँ दिखाई गई है। कौन सा चिन्ह प्लस के सामने है ये हमें बताना है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो साइन है और जो 0 है उनसे जुड़ी हुई सतह है डिवाइड, यानी कि यहाँ हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से। और ऐसे ही यहाँ पे 0 और जो मल्टीप्लाई का साइन है इनटू उससे जुड़ी हुई सतह है माइनस, यानी कि इस तरह से डिवाइड और जो माइनस है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं, जो प्लस है और डिवाइड है उसके जुड़ा हुआ सतह हो गया एक ट्रायंगल। ऐसे यहाँ पे डिवाइड और प्लस से जुड़ा हुआ सतह हो गया 0। तो इस तरह से ट्रायंगल और जो 0 है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब हमारे पास यहाँ बचता है जो 2 साइड्स हैं, हमें पता है 6 सतह होती हैं, यानी कि जो मल्टीप्लाई है हमारे पास और साथ ही साथ जो हमारे पास और प्लस है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे पास प्लस है उसके सामने कौन सा है, तो प्लस के सामने कौन सा हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा रेड रंग के विपरीत है, यानी कि लाल रंग के विपरीत कौन सा रंग है वो हमें बताना है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं रेड और ब्लू से जुड़ी हुई सतह है येलो, ऐसे यहाँ पे रेड और ब्लू से जुड़ी हुई सतह है बैगनी। इसका मतलब ये हुआ कि जो येलो कलर है और जो हमारे पास वॉयलेट कलर है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हम आगे देखते हैं, इस तरह से येलो और ऑरेंज से जुड़ा हुआ सतह है ब्लू, और ऐसे यहाँ पे ऑरेंज येलो से जुड़ी हुई सतह हो गई हमारे पास ब्राउन, यानी कि ब्लू एंड जो ब्राउन कलर है ये एक दूसरे के अपोजिट सरफेस पे होंगे। अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट जो 2 कलर बचते हैं रेड और एक और जो कलर हमारे पास बच रहा है वो है ऑरेंज, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि रेड और एक हो जाएगा हमारे पास ऑरेंज। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं 6 कलर जो हैं एक दूसरे के विपरीत वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है रेड रंग के विपरीत कौन सा होगा, तो लाल रंग के विपरीत कौन सा है? ऑरेंज, यानी कि नारंगी। ऑप्शन नंबर जो ई है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप डाइस के जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।